चलो, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ओशनोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें ओशियन वेव्स एंड टाइड्स के बारे में डील करेंगे। राइट, तो इसमें जनरली जो हम बात करेंगे, देखो ओशियन वेव्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेनली ओशियन वेव्स की बात करें तो हम यहाँ पे डील करेंगे मोशन ऑफ ओशियन वाटर्स, कि ओशियन का जो वाटर है उसकी मूवमेंट को हम डील करेंगे। ओशियन वाटर, देखो तो अगर यहाँ पे ओशियन वाटर के मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट होगी। मतलब ये जो मूवमेंट जो होगी, मोशन ऑफ ओशन वाटर की जो मूवमेंट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। या तो ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर ये मूव करेगा ऑन वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई, अगर हम बात करें कि मोशन जो है ओशियन वाटर का, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पे वाटर को हम क्लासिफाई कर देंगे या तो वेव्स या फिर करंट। उसको बोल दिया जाएगा या तो ओशियन वेव या फिर ओशियन करंट। ठीक है, करंट्स बोलते हैं। अगर हुई वर्टिकल मूवमेंट, तो वर्टिकल मूवमेंट के केस में उसको सिग्निफाई कर दिया जाता है एज टाइड्स और एंड अप व्हीलिंग्स। वर्टिकल मूवमेंट के केस में ओशियन वाटर को हम टाइड्स बोल देंगे और अप व्हीलिंग बोल देंगे। राइट, यस सर। चलो, तो ये जनरली हम डील करने जा रहे हैं आज की लेक्चर में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ओशियन वेव्स है क्या। ओशियन वेव्स है क्या? ये जनरली आपके पास क्या है, मोशन है ऑफ वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस है उसका मोशन है। ठीक है, तो वेव्स को अगर सिंपल सी बात बोले ना, वेव्स कुछ नहीं है। वेव्स क्या है, ये तुम देखो, ये हमारे पास वेव्स दिख रही हैं, ये तो वेव्स हमारे पास, वी कैन से कि ये क्या है, हमारे पास ऑसिलेटरी मूवमेंट्स है। वेव्स क्या है हमारे पास, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स, ट्री मूवमेंट्स। अब इस ऑसिलेटरी मूवमेंट्स की वजह से, अब देखो ये जनरली अगर बात करें, ये मूवमेंट ही तो है वाटर की, ऑसिलेटरी मूवमेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, एक राइज हो रहा है और यहाँ पे फॉल हो रहा है। किसमें राइज एंड फॉल हो रहा है, कहां पे, वाटर सरफेस का, जिसको हम क्या बोल देंगे, ओशियन वेव्स। ठीक है, तो अभी हमने बात करी कि अगर ओशियन वाटर की मूवमेंट होगी हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओशियन वेव्स का नाम दे देते हैं। राइट, तो अगर सीधी सी बात बोले तो ये वेव्स है क्या, ओशियन वेव्स। तो ये एक्चुअल में अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो यहाँ पे ये वाटर नहीं है कि जनरली ये वाटर मूव कर रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी जनरेट हो रही है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है अक्रॉस किसके, ओशियन सरफेस के अक्रॉस, जिसकी वजह से ये वाटर पार्टिकल्स भी क्या आ रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये जो एनर्जी जनरेट हुई, जिसकी वजह से वाटर पार्टिकल मोशंस में आए और ये ओशियन सरफेस के अराउंड जो है मूव कर रहा था, जिसमें जो जिसकी वजह से क्या हुआ, ओशियन वेव जनरेट हुई। अब ये एनर्जी कहां से प्रोवाइड होती है, सोर्स क्या है, एनर्जी कहां से प्रोवाइड होगी। ये एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो कहां से प्रोवाइड होती है, फ्रॉम द विंड। तो विंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो काम करता है, विंड जनरेट करेगा एनर्जी, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी ओशियन सरफेस में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यस सर। अब देखो यहाँ पे जैसे ये एनर्जी जनरेट होगी और मूवमेंट जो है यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारे पास ओशियन वेव है, इसके दो मेजर पार्ट आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहे होंगे। एक मेजर पार्ट है हमारे पास क्रेस्ट, जो अपर पोर्शन है, एंड एक हमारे पास है
ट्रफ जो हमारे पास लो पॉइंट है, राइट। तो ये बात भी याद रखना। क्रेस्ट आ गया द रेज्ड पार्ट ऑफ द वेव, ठीक है, जो रेज्ड पार्ट आ गया उसको हम क्या बोल देंगे, क्रेस्ट, और जो लोअर पॉइंट है उसको हम बोल देंगे ट्रफ, ठीक है। अब यहीं से देखो, अब थोड़ा सा इस पे जाओ। अब देखो ये वेव डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की बात कर रहा है इस डायग्राम में। वेव डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल किस साइड पे होगी, जिस साइड पे विंड मूव करेगी उसी साइड पे क्या करेगी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड वेव्स भी सेम डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब देखो ये हमारे पास आ गया क्रेस्ट पॉइंट, ये सेकंड क्रेस्ट आ गया, ये लोअर पॉइंट आ गया, ट्रफ आ गया। अब देखो यहाँ पे बात करी वेवलेंथ की, यहाँ पे हमने बात करी वेव हाइट की। तो वेव हाइट तो हमें पता लग गया कि क्या है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में उसको हम बोल देंगे वेव हाइट। अब वेव लेंथ क्या है आपके पास, अब वेव लेंथ की यहाँ पे बात करें तो वेव लेंथ क्या होगी आपके पास, ये जनरली देखो यहाँ पे हम सीधी सी बात कर रहे हैं, आप दो पॉइंट ले सकते हो, या तो ट्रफ से ट्रफ तक ले लो, या आप ले लो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, ठीक है। तो ये आप, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव लेंथ की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, या तो आप क्रेस्ट से क्रेस्ट की ले लो या आप ट्रफ से ट्रफ की ले लो। तो ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, चाहे आप क्रेस्ट से ले लो चाहे आप ट्रफ से ले लो, बट बेसिकली वेवलेंथ को जो मेजर करते हैं वो क्रेस्ट से ही करते हैं। अब जो भी डिस्टेंस होगा बिटवीन ये दो क्रेस्ट के बीच में या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में उसको हम बोल देंगे वेवलेंथ, ठीक है। बट मेनली जो है इसको हम क्रेस्ट से ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। अब यहीं से देखो, अब एक यहां पे तुम्हें टर्म दिख रही होगी वेव फ्रीक्वेंसी, वेव हाइट तो आ गया कि वेव हाइट हमारे पास क्या है, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है। वेवलेंथ आ गया, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे वेवलेंथ। अब वेव फ्रीक्वेंसी देखो, वेव फ्रीक्वेंसी यहां पे सीधी सी बात बोली कि नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट पासिंग पॉइंट ए इन ईच सेकंड, ये पॉइंट ए है, कोई भी पॉइंट हम वहां पे मेजर कर सकते हैं। अब इस पॉइंट ए से कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट जो है एक सेकंड में, इन 1 सेकंड में कितने पास करेंगे उसको बोल देंगे वेव फ्रीक्वेंसी। वहीं पे वेव पीरियड क्या होगा, जो हमारे पास एक क्रेस्ट था वो कितना टाइम लेगा टू रीच एट पॉइंट बी, एक क्रेस्ट जो क्रॉस किया किसी टाइम पे, मतलब पॉइंट ए से, फिर सेम क्रेस्ट जो है वो कितने टाइम में पॉइंट बी में रीच करेगा उसको बोल देंगे वेव पीरियड। ये बातें क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ, अब देखो अभी हमने वेवलेंथ देखी, अभी एक पॉइंट ये देखो, ये बोल रहा है कि नेग्लिजिबल वाटर मूवमेंट है बिलो हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके अब इसके बिलो चले जाओगे, मतलब उसका हाफ ऑफ द वेवलेंथ कर दो, जितना भी उसके बीच जो वेवलेंथ होगी उसका जो हाफ होगा, उसके जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे उसके हाफ के बाद जो है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल वाटर मूवमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे जो है वाटर मूवमेंट सिर्फ हमें इसी पॉइंट तक दिख रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस होगा वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा। तो वाटर मूवमेंट हमें कहां तक मिलेगी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ तक मिलेगी, राइट। जब ये मेनली एक कांस्टेंट स्पीड में वेव जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. चलो अब देखो यहाँ पे एक, हाँ, पार्ट्स ऑफ वेव की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ हमने देखा कि क्या है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव उसको क्रेस्ट बोल देंगे एंड लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोल देंगे। वेव हाइट अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ट्रफ एंड, मतलब वेव के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे वेव हाइट। वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब देखो वेव एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेव हाइट का 1/2 ऑफ द वेव हाइट होता है, उसको वेव एम्पलीट्यूड बोल दिया जाता है, ठीक है।
अब वेव पीरियड अभी हमने बात करी कि जो टाइम इंटरवल होगा एक टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट को और ट्रफ को एज दे पास अ फिक्स पॉइंट, जैसे अभी हमने बात करी कि पॉइंट ए से जो ट्रफ या क्रेस्ट निकलेगा वो पॉइंट बी में पहुंचने में कितना टाइम लेगा, उसको हम बोल देंगे वेव पीरियड। उसके बाद वेवलेंथ, अभी हमने बात करी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, ये क्रेस्ट से ले लो चाहे ट्रफ से ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे क्रेस्ट दिया होगा तो क्रेस्ट ही करके आना। वहीं पे वेव स्पीड की बात करें, अब देखो वेव स्पीड क्या है, ये रेट है जिस जिस रेट से वेव जो है मूव कर रही है थ्रू द वाटर। तो ये बात याद रखना, वेव स्पीड को जो मेजर किया जाता है इन नॉट्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और ऑसिलेशन जो किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो है अकर होते हैं। तो इनको जो मेजर किया जाता है साइकिल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। यस सर। चलो देखो, ये कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स भी दी हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहली आपको दिख रही है कैपिलरी और रिपल वेव, ठीक है। अब देखो इन्होंने ना इनको, ये समटाइम ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपिलरी और रिपल वेव में जो पीरियड जो होगा, वेव पीरियड जो होगा वो लेस देन 1 सेकंड होता है। वहीं पे वेवलेंथ जो होगी वो 2 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा वेरी शैलो होगा, और सोर्स जो होगा लाइट, विंड और इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद चॉप आ गया, स्वेल आ गया एंड सुनामी आ गई। ये आप चीजें जो है खुद याद कर सकते हो, इसमें मेरे को याद करवाने की कोई वो नहीं। सुनामी देखो जैसे याद करें तो यहाँ पे वेव पीरियड जो है 5 to 90 मिनट्स का रहता है। वेव लेंथ आपकी 20 किलोमीटर से 300 प्लस किलोमीटर तक रहती है। अब डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस जो हम बात कर रहे थे कि कितना जो वाटर की मूवमेंट जो होगी टू द बॉटम तक होती है, तो इसका जो मेन सोर्स रहता है अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड्स आ गया, वोल्केनिक इरप्शंस एंड मैनी मोर, ठीक है। तो ये आ गया। ये देखो, ये जो बोल रहा है ना कि जो डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, ये है डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस, ये आपके पास डेप्थ ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्लियर बात? यस सर। देखो, तो जनरली अगर मैं बात करूं ना, तो जितनी भी वेव जो प्रेजेंट होती है ओशियन सरफेस में, वो किसकी वजह से जनरेट होती हैं, वो विंड जनरेटेड वेव्स होती हैं। अब देखो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी अक्कर करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करेगा, जब वो सरफेस के नियर आ जाएंगी वेव्स, तो मतलब फ्रिक्शन की वजह से फिर वो जो वेव जो है वो कम होती जाती है, राइट। तो देखो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि ओशियन सरफेस में जो भी हमें वेव्स मिलेंगी वो विंड जनरेटेड होती हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा विंड की स्पीड पे। अगर विंड की स्पीड हाई हुई, ज्यादा हुई, तो यहाँ पे देखो वाटर जो है वो क्या करना स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ पाइल अप करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, राइज करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही राइज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास वेव जो है वो फॉर्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर छोटी सी है, थोड़ा सा छोका है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे विंड की स्पीड जो है हमें हाई चाहिए, जिसकी वजह से वाटर जो है वो राइज करेगा। दैट मीन्स कि वाटर में क्या होगी, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वेव जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे हमारे पास अगर विंड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे पास जो वेव लेंथ है, किसकी वेव लेंथ, वेव की वेव लेंथ जो है ना, साथ में जो हमारे पास वेव पीरियड जो है, साथ में हमारे पास उस वेव की जो हाइट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो वेवलेंथ है, वेव पीरियड है एंड जो हाइट जो है वेव की, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। बात क्लियर? यस सर। अब देखो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल, देखो अब हमने बोला कि विंड जनरेट होती है, उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
अगर तुम देखोगे ये पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाटर पार्टिकल्स है। तो ये कौन सी, इज इन ऑर्बिटल मोशन में, और वी कैन से इन सर्कल में जो है ये सर्कल्स में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला गया, ये देखो इसका डायमीटर देखोगे, इसका डायमीटर देखोगे, इसका डायमीटर देखोगे, इसका डायमीटर देखोगे। अब देखो यहां पे क्या बोला गया कि डायमीटर जो है ऑर्बिट का, जो ये ऑर्बिट जो है इसका जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज करेगा। डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा किसके साथ, जैसे ही इंक्रीज करेगा वेव साइज, जैसे जैसे वेव का साइज इंक्रीज करता जाएगा तो अल्टीमेटली तुम देखो यहाँ पे जो है उसका ऑर्बिटल का डायमीटर भी क्या करता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर ऑर्बिटल का डायमीटर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये डिक्रीज करेगा कहां पे, जो डेप्थ, मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है इसका क्या करता जाएगा, डायमीटर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। अब देखो हमने यहीं पे बोला था कि बिलो द हाफ ऑफ द वेव लेंथ, उसके बिलो जो है वाटर सर्कुलेशन नहीं होगी, वाटर मूवमेंट नहीं होगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे वेव बेस बोल दिया। मतलब वेव बेस के नीचे जो है कोई भी वाटर मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब वेव बेस कितना होता है, वो इक्विवेलेंट होता है हमारे पास हाफ ऑफ द वेव लेंथ, जो हमने वेव लेंथ मेजर करी थी। अब वेव लेंथ क्या होता है, अभी हमने बात करी थी कि ये जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा उसको हम बोल देंगे वेव लेंथ। क्लियर बात? Yes, sir. ये बात समझ में आई ना, ये मूवमेंट कैसे हो रही है। जैसे जैसे हम वाटर सरफेस से नीचे जाते जाएंगे इसकी मूवमेंट भी कम होती जाएगी। ये बात क्लियर? Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा यहां पे देखना, अब यहां पे जरा इस डायग्राम को समझना। अब देखो ये हमारे पास दो क्रेस्ट हैं, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। ये डी वाला इन्होंने तो ले ली वेव हाइट, ये आ गया हमारे पास ट्रफ। अब देखो यहाँ पे तो क्या था हमारे पास, ये जो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारे पास वेव बेस। ठीक है, अब ना एक देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि वेव जो है डीप वाटर में, अब यहाँ पे तो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वेव्स विद कांस्टेंट वेवलेंथ के साथ जो है मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट वेवलेंथ रहेगी, यहाँ पे वेवलेंथ सेम रहेगी, है ना। अब देखो जैसे ही यहाँ पे देखो अब अर्थ का सरफेस, ये जो सरफेस जो है पास आता गया, क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस जो था वो किससे नीचे था, वेव बेस से नीचे था। अब यहाँ पे देखो ये जो लैंड सरफेस जो है वेव बेस के अब बिल्कुल पॉइंट पे आ गया, वेव बेस के अराउंड आ गया। अब यहाँ से वेव बेस जो है वो नीचे चला गया और जो आपके पास सरफेस जो है वो ऊपर आता गया, वही बात है। अब देखो दैट मीन्स अब ये क्या कर रही है, वेव जो है रीचिंग कर रही है, रीच कर रही है किसकी तरफ, टू द सरफेस की तरफ। मतलब अब डीप वाटर से बाहर आ रही है, किसको रीच कर रही है, जो हमारे किनारे को। ठीक है, और वीकेंड से जिसको हम बोलते हैं कि जो उसका किनारा जो होता है किसी बीच का, ठीक है, या फिर जहाँ पे भी आपके पास ये जो ओशियंस में ये जो आपके पास क्या आएंगी, सुनामीज आएंगी, ये सुनामी सॉरी ये वेव्स आएंगी, ठीक है, सुनामी भी आएगी। तो यहाँ पे जो है जनरली ये जब शोर की तरफ, किनारे की तरफ मूव करती है तो ये धीरे धीरे जो है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेक का मतलब कि खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी ये वेव्स। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात बोली कि जैसे ये वेव जो है अप्रोच करेगी शोर को, किनारे को, तो अब देखो यहाँ पे वेव जो है टच करेगी बॉटम को, वेव टच करेगी बॉटम को। मतलब तुम देखो यहाँ पे ये जो वेव बेस था, ये वेव बेस जो है आपके क्या, ये लैंड सरफेस से नीचे चला गया, मतलब लैंड सरफेस जो वेव बेस से ऊपर आ गया। तो अल्टीमेटली वेव जो है अब किसको टच कर रही है, बॉटम को टच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब देखो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अब इसकी वेव लेंथ में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा।
अब देखो यहां पे इसकी वेवलेंथ जो है और टूटती गई जैसे जैसे, तो यहां पे कौन सा फोर्स अक्कर कर रहा है, यहां पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है, अब ये ब्रेक हो रही है, क्या ये जो वेव जो है ये ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई मेरी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मतलब कि सीधी सी बात करूं तो इस केस में अब डेप्थ जो है इज लेस देन किसके है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। मैं क्या बात कर रहा हूं कि जैसे डेप्थ ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगी, मतलब लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो ये वेव जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको बोला जाएगा, अब यहाँ पे सर्फ जोन कौन सा जोन होता है जहां पे ब्रेकर्स फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो है ये आपके पास ओशियन वेव जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी एक और डायग्राम देखते हैं, ये देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वेव जो है वो बनी, स्टार्ट आउट हुई, दैट मींस की विंड आई, विंड की वेलोसिटी हाई थी, तो अल्टीमेटली वेव जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। अब यहाँ पे वाटर जो है वो सर्कुलर मोशन में जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये वेव जो है क्रिएट हुई। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब देखो ये शोर की तरफ, दैट मींस ये किनारे की तरफ, लैंड सरफेस की तरफ जो है वो मूव कर रही है। अब जैसे ये शोर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा उसके बेस से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसकी क्रेस्ट में और इसकी क्रेस्ट में डिफरेंस आएगा। पहले ये ऑर्बिटल मोशन में था, अब है तो ऑर्बिटल मोशन में है, बट थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है ऑर्बिटल मोशन में, अभी ऑर्बिटल मोशन में ही है। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म डिफॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा है कि अब ये दूसरे मोशन में की तरफ जो है चेंजिंग फॉर्म में है। राइट, अब इसके बाद अब देखो जैसे जैसे ये और बेस में रीच करेगी और फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ही एक्ट करना स्टार्ट हुआ, अब ये जो ऑर्बिटल मोशन था ये किस मोशन में कन्वर्ट हो गया, ये कौन सा मोशन होगा, एलिप्टिकल मोशन। अब ये क्या बन गया, ऑर्बिटल मोशन जो है वो एलिप्टिकल मोशन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे और एलिप्टिकल मोशन में कन्वर्ट हुआ और जैसे ये अपने बीच में या फिर लास्ट पॉइंट पे जो है वो रीच करेगी, तो अल्टीमेटली ये वेव जो है ऑर्बिटल मोशन से एलिप्टिकल मोशन से ये किस में हो जाएगी, मतलब अब लास्ट पॉइंट क्या होगा, जब वेव जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और ये जो है कहाँ पे रीच कर देगी, अपने कॉर्नर में, अपने बीचेस पे। ठीक है, कि मतलब जो शोर पे जो है लास्ट पॉइंट पे जो है रीच कर जाएगी, जहां पे जाके जो है ये क्या हो जाएगी, वेव जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि क्या बात कर रहा हूँ। बस ये समझ लोगे तो हो जाएगा कि कैसे होता है। इतना समझ में आया, साहिल तेरे को समझ में आया। हाँ जी सर। चलो रीमा, क्लियर हुआ तेरे को। यस सर। अब देखो ये वेव का टेक्शन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो जैसे वेव्स आती हैं तो अल्टीमेटली ये आपके बीचेस के अराउंड या फिर ये कुछ भी माउंटेन्स होते हैं तो यहाँ पे ये कट करती रहती हैं इसको। ठीक है, जैसे क्लिफ रिट्रीट हो गया। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि पहले ये जो था आपके पास माउंटेन जो था या फिर ये खाई जो थी इतनी थी, अब जैसे जैसे मतलब यहाँ पे वेव्स आती गई, ये इसको कट करती गई, फिर यहाँ पे पहुंच गया, अब लास्ट पॉइंट ये है, मे भी के बाद में कट होके इतना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है वेव का टेक्शन। ठीक है, अब देखो ये वेव अटैक जोन जो जोन इन्होंने बताया, ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं जी, जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है हमारा, टाइड्स। क्या होता है टाइड, क्या होता है टाइड, है कोई आइडिया। सर सिंपली बोले तो जैसे कि जो सी लेवल उसमें राइज एंड फॉल होता है ड्यू टू द बिग हाँ, तो सिंपल सी बात जो तू बोल रही है ठीक बोल रही है, दैट मीन्स पीरियोडिक शॉर्ट टर्म
ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, राइज एंड फॉल इन द सी लेवल, उसको हम क्या बोल देते हैं, इज नोन एज टाइड, उसको टाइड। अब जैसे हमने बात करी कि ओशियन वेव्स मूवमेंट की, जिसके लिए सोर्स जो कौन एक्ट करता है, विंड एक्ट करती है। तो यहीं पे बात करते हैं कि टाइड जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में क्लियर कर दिया कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल पुल होता है किसका, कलेक्टिवली होता है सन एंड मून का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, टाइड जो है अक्कर होते हैं। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में बात करें, टाइड जो प्रोड्यूस होंगी वो किसकी वजह से होंगी, प्रोड्यूस ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है अर्थ की, मून की एंड सन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो टाइड जो अक्कर होते हैं, टाइड जो कॉज होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात बोली कि कंबाइंड इफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एक्सर्ट की जाती है, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लग रही है, अर्थ पे लग रही है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे एक्सर्ट हो रही है किसकी वजह से, सन की वजह से। अर्थ पे एक्सर्ट हो रही है किसकी वजह से, मून की वजह से। एंड थर्ड जो मेन पॉइंट रहता है कि जो यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थ में क्या देखने को मिलती है, हमें टाइड्स देखने को मिलती है। ठीक है, यस सर। तो देखो यहाँ पे ना दो टाइप्स ऑफ वेव्स होती है, एक तो टाइड्स वेव्स होती हैं और एक हमारे पास होता है स्टॉर्म ब्रेकर्स। ठीक है, और जिनको स्टॉर्म ब्रेकर्स को रॉक वेव्स भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो टाइड्स होती है ना ये लो वेव्स होती है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये बात याद रखना। टाइड जो होंगी ये लो वेव्स होंगी, वहीं पे स्टॉर्म ब्रेकर्स और रॉक वेव्स जो होंगी ये हाई वेव्स होंगी। बट ये जो स्टॉर्म ब्रेकर और रॉक वेव्स जो होंगी ये कन्फाइंड होंगी किसी रीजन तक, ये कन्फाइंड होती है लिमिटेड एरिया तक, किसी रीजन तक। बट यहाँ पे अगर बात करें टाइड्स की, तो टाइड जो है स्ट्रेच कर जाती है पूरे ओशियन में, एंटायर ओशियन में जो है ये स्ट्रेच कर जाएंगी। ये कन्फाइंड रहेंगी किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी रीजन तक की, लिमिटेड एरिया तक की। ठीक है, बट वो पूरे एंटायर एरिया में जो है, एंटायर ओशियन में जो है वो क्या कर जाती है, स्ट्रेच कर जाती है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, अब देखो हमारे पास ना दो टाइप्स ऑफ टाइड यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, लो टाइड एंड हाई टाइड, है ना। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, है कोई आइडिया? देखो हाई टाइड यहाँ पे क्या होगा, जो क्रेस्ट वाला पार्ट जो है ना वेव का, वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच जाएगा। रीचेज अ पर्टिकुलर लोकेशन। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, जो बीचेस होते हैं ना, जो इसके किनारे होते हैं, ठीक है, उसमें हमें जब पानी के निशान मिल जाते हैं ना, ठीक है, तो अब वहां से हम आइडिया लगाएंगे कि ये हाई टाइड है कि लो टाइड है, फिर वहां पे वाटर भी कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हाई टाइड हुई कि लो टाइड हुई। दैट मीन्स कि जब कोई वेव का क्रेस्ट जो है रीचेज अ पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसको बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, हाई टाइड। और वहीं पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो लोएस्ट पार्ट है और जो ट्रफ जो है वो किसी रीचे उसके, दैट मीन जो लोएस्ट पार्ट जो है वेव का और उसका ट्रफ जो है, जब वो किसी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको बोल देंगे लो टाइड। अब देखो इस लो टाइड और हाई टाइड के बीच में जो डिफरेंस होगा, द डिस्टेंस जो होगा बिटवीन, और द डिफरेंस मतलब जो हाइट का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, उसको क्या बोल देते हैं, टाइडल रेंज। तो ये पॉइंट भी याद रखना, टाइडल रेंज क्या होता है, ये डिफरेंस होता है इन हाइट में।
हाइट किसकी? बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। अब देखो ये जाके तुम खुद सर्च करना, हाई टाइड और लो टाइड तुम्हें वहां पे डायग्राम्स में बहुत अच्छे से बता देंगे। अब इसमें होगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो यहाँ पे ना कैसे पता लगता है। एक होता है हमारे पास ना एक जोन होता है, उस जोन को हम क्या नाम देते हैं? इंटरटाइडल जोन। यहाँ पे है कहीं एक जोन आता है हमारे पास, इंटरटाइडल जोन, सुना है नाम इसका? इंटरटाइडल जोन सुना है रीमा नाम? सर याद नहीं है इसका कुछ। ये जो हमारे पास वेट रीजन जो होता है ना, जो तुम देखोगे कभी जाओगे ना बीच बूच की साइड, बॉम्बे गोवा कभी भी गए, तो यहाँ पे वेट रीजन जो होगा, जो हमें गीला रीजन मिलेगा बीच के किनारे पे, नियर द बीच, उसको बोल देते हैं हम इंटरटाइडल जोन। ठीक है, तो अब देखो इंटरटाइडल जोन से ही बात करते हैं। अब या तो सी लेवल राइज करेगा, ठीक है, सी लेवल राइज करेगा, ये ऐसे नहीं कि बहुत टाइम में, ओवर सेवरल हार्स, कुछ घंटों में सी लेवल जो है वो राइज करेगा। और वो क्या करेगा, उस जब राइज करेगा तो उस इंटरटाइडल जोन को जो है कवर कर लेगा। दैट मीन्स कि जो आपके पास वेट रीजन था नियर द बीच, जब सी लेवल राइज हुआ तो वो इंटरटाइडल जोन जो है वो उसी लेवल के अंडर आ गया। ये बात क्लियर हुई? तो उस टाइम पे जो टाइड आएगी, उस टाइम पे हम कौन सी उसको नाम देंगे? फ्लड टाइड। यहाँ पे जो है फ्लड आ चुका है। बात क्लियर? समझे बात की क्या बात है? यस सर। शायद क्लियर हुई तेरे को बात ये? हाँ जी सर। ठीक है। अब सेकंड बात यहाँ पे देखो, अब क्या हुआ कि जैसे सी लेवल फॉल कर गया, अब सी लेवल फॉल करेगा तो अल्टीमेटली ये जो इंटरटाइडल जोन जो किसके अंडर आ गया था, जब सी लेवल राइज हुआ था उसके अंडर आ गया था, अब वो क्या हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा और रिवील हो जाएगा, रिवीलिंग द इंटरटाइडल जोन। तो उसको हम बोल देंगे EBB टाइड। तो ये बात याद रखना, जब सी लेवल फॉल करता है और रिवील हो जाता है हमारे पास इंटरटाइडल जोन, तो उस को कौन सी टाइप ऑफ टाइड बोलते हैं? EBB टाइड बोलते हैं। क्लियर बात? यस सर। अब देखो जब सी लेवल फ्लड टाइड आता है या सी लेवल राइज करता है, तो आपके पास वाटर जो है वो क्या करेगा? राइज करेगा टू इट्स हाईएस्ट लेवल, अपने हाईएस्ट लेवल पे रीच कर जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे? हाई टाइड। और जब फॉल करता है तो हमारे पास जो है वाटर जो है जब स्टॉप करेगा, स्टॉप्स फॉलिंग, मतलब यहाँ पे वाटर लेवल जो है सी लेवल राइज कर रहा था, वाटर जो है वो अब फॉल करना स्टॉप हो गया, तो उसको हम बोल देंगे लो टाइड। ठीक है, दैट मीन्स कि जब फ्लड टाइड आई तो वाटर एक लेवल पे जाके रुक जाएगा अपने हाईएस्ट लेवल पे, तो उसको बोल देंगे हम हाई टाइड। ये बात क्लियर हुई? यस सर। चलो अब देखो हम ना यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। एक तो देखो यहाँ पे होगी कि अर्थ और उसके मून की लोकेशन पे, बट हाँ पहले हम करेंगे ये, मतलब कि दिन में कितनी टाइड्स आएंगी उसके बेसिस पे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक आएगी आपके पास सेमी डायurnal टाइड। अब टाइप्स ऑफ टाइड में दैट मीन्स ये जो हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हमारे पास आती है सेमी डायोरनल टाइड। सेमी डायोरनल टाइड में हमारे पास क्या होगा, दैट मीन्स ये मोस्ट कॉमन, अगर बात करें सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न जो है तो यही है हमारे पास सेमी डायोरनल टाइड का। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इस केस में आपको 2 हाई टाइड्स मिलेंगी और 2 लो टाइड्स मिलेंगी। ठीक है, और ये टाइड जो मिलेंगी देखो कितने टाइम में मिलेंगी, विद इन 24 आवर्स, मतलब एक डे में आपको 2 हाई टाइड्स मिलने वाली हैं और एक ही डे में आपको 2 लो टाइड्स भी मिलने वाली हैं। बट समटाइम रेयर केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एक दिन में आपको 3 टाइड्स मिलती हैं। ठीक है, 3 टाइड्स मिलती है रेयर केसेस में। ठीक है, 4 जो है वो आपके पास नॉर्मल है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो यस देखो सर। यहाँ पे ना एक बात नोटिस करना, ये जो हाई टाइड है ना, फर्स्ट हाई टाइड और ये सेकंड हाई टाइड, तो इनकी हाइट अगर आप देखोगे ना तो अप्रोक्सीमेट सेम रहती है, सेम हाइट की होती है। सेम लो टाइड के केस में भी होता है कि दोनों केसेस में आपके पास क्या रहेगी, हाइट जो है वो सेम रहेगी जब ये आती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब देखो यहां पे बात करते हैं कि देखो 24 घंटे के अंदर तो आती हैं ये 2 टाइड। अब 2 टाइड्स के बीच का डिफरेंस टाइम डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये अक्कर होती है एग्जैक्टली, वैसे बोलते हैं किसी बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा एग्जैक्टली 12 आवर्स। बट देखो यहाँ पे ना मून की जो आपके पास पोजीशन है विद रिस्पेक्ट, और जो मून रोटेट कर रहा है, रेवल्यूट कर रहा है अराउंड अर्थ के, वो भी मैटर करता है। तो यहां पे देखो ये जो एक्चुअल टाइम जो होता है रेगुलर इंटरवल, मतलब ये जो 2 टाइड जो अक्कर होंगी 12 आवर्स एट 25 मिनट्स का टाइम डिस्टेंस रहता है इनके बीच में। 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स रेगुलर इंटरवल रहेगा। क्लियर बात? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना एक और बात बताता हूँ। इंग्लैंड में ना एक प्लेस है साउथ एम्पटन, वहां पे दिन में ना आपको 6 से 8 टाइड जो है, एक दिन में 6 से 8 टाइड जो है एक्सपीरियंस करते हैं। अब क्यों, क्योंकि देख जब तुम इसकी लोकेशन देखना जाके, नॉर्थ सी है इसके सराउंडिंग में, इंग्लिश चैनल वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे 6 to 8 टाइड जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जाके भी देखना। ये क्लियर हुआ? अब आ जाओ सेकंड, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डायोरनल टाइड। तो डायोरनल टाइड दैट मीन्स यहाँ पे एक हाई टाइड आपको मिलेगी, एक लो टाइड मिलेगी एक ही दिन में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ जी सर। इसके बाद आ जाओ मिक्स्ड टाइड पे। अब मिक्स्ड सेमी डायोरनल टाइड मतलब यहाँ पे दिन में जो है आपके पास 2 टाइड्स आएंगी। ठीक है, अब बट यहाँ पे देखो, अब इसको मिक्स टाइड क्यों बोल दिया, मिक्स टाइड क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपके पास वेरिएशंस होंगी। देखो यहाँ पे हमें हाइट्स में वेरिएशन मिल रही है, ये लो टाइड एक रही, ये लो टाइड दूसरी रही, ये हाई टाइड एक रही उसका हाइट, और यहाँ पे सेकंड टाइड का जो है हाइट में डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड सेमी डायोरनल टाइड। मतलब आएंगी 2 टाइड। सेमी डायोरनल का मतलब क्या है, दिन में आपको क्या मिलेंगी, 2 टाइड्स मिलेंगी। अगर सिंपल सेमी डायोरनल होता तो ये जो टाइड्स होती वो सेम हाइट की होती, बट अब मिक्स्ड बोल दिया तो अल्टीमेटली यहाँ पे हाइट में डिफरेंसेस आ रहा है। क्लियर बात? यस सर। चलो, अब देखो, अब जो हमारे पास साइल क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलो, अब देखो, अब जो हमारे पास टाइड्स है ना, अब वो टाइड्स बेस्ड है ऑन द सन मून एंड अर्थ पोजीशन पे। ये हम पहले भी सन मून एंड अर्थ पोजीशन कर चुके हैं, एक्लिप्सिस वाला टॉपिक किया है ना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास होंगी या तो स्प्रिंग टाइड या फिर नीप टाइड।
अब स्प्रिंग टाइड जो है वो अब देखो ये चीजें याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। अब जो हमारे पास स्प्रिंग टाइड है या तो वो अक्कर होगी ऑन फुल मून डे या फिर ऑन न्यू मून डे। मतलब फुल मून और न्यू मून ये याद रख लेना, फुल मून कब होगा, न्यू मून कब होगा, जब हमारे पास जो है अर्थ मून जो है मिड में होगा, सेंटर में होगा बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है, और यहीं पे जब इसके बिल्कुल ऑपोजिट में होगा या फिर अर्थ जो आ जाएगी बिटवीन द सन एंड मून होगा, तो उस टाइम पे फुल मून होगा, जब हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं एक्लिप्सिस में। इसके बाद नीप टाइड, यहां पे देखो सन की जो मून की जो लोकेशन होगी, दैट मींस मून जो है क्या एंगल, यहां पे देखो एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। इस केस में पूरा 360 डिग्री, ये 360 हुआ ना, ये 180 हुआ, ये 180 है ना। हाँ, यहाँ पे टोटल 180 डिग्री आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। इस केस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे देखो, या तो मून जो होगा अपने फर्स्ट क्वार्टर में, देखो इसको फर्स्ट क्वार्टर भी ले सकते हो, जैसे भी आपको, क्योंकि हमें पता है जो मून जो है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करता है वो भी। ठीक है, तो या लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, अगर इसको आप फर्स्ट क्वार्टर ले रहे हो तो हाँ, अगर ये फर्स्ट क्वार्टर है तो सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर ये आएगा, जैसे भी ये मान के चल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, बट हाँ यहाँ पे फुल मून न्यू मून याद रखना, फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस टाइप पे आपको कौन सी टाइड्स मिलती है, नीप टाइड्स मिलती है। अब देखो जब स्प्रिंग टाइड्स आती हैं तो हम यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं, जब सन अर्थ एंड मून जो होंगे स्ट्रेट लाइन में होंगे तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक हमने ना वहां पे बात करी थी ऑपोजिशन सिजगी एंड कंजक्शन सिजगी। तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे स्प्रिंग टाइड्स के केस में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे सिजगी होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो टाइड जो होगी हाई टाइड होगी, ये लो टाइड आ गई, तो इस केस में जो टाइड जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, हाइयर टाइड होगी। क्लियर बात। हाँ, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए स्प्रिंग टाइड जो है एक मंथ में कितनी बार आती है, तो देखो एक मंथ में ये कितनी बार आएगी, 2 बार अक्कर होती है, एक बार ऑन फुल मून डे एंड एक न्यू मून डे। तो ये बात याद रखना, ये ट्वाइस होगी मंथ में, 2 बार आएगी। बाकी जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी की वो हमने डे के बेसिस पे की। अब ये हम मंथली बात कर रहे हैं, दोनों मंथली के केस में ट्वाइस ही होगी। अब देखो ये जो है आपके पास एक मंथ में 2 बार आती है। अब नीप टाइड के केस में बात करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इनको जो है हम क्या बात करते हैं, इस टाइम पे जो टाइड्स होंगी वो हमारे पास लो टाइड्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी मंथ में 2 बार आएंगी, बट मेनली जो इस केस में, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास, हाँ, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बात करूं कि पहली एक स्प्रिंग, दोनों देखो मंथ में 2 बार आ रही है, एक मतलब स्प्रिंग टाइड फुल मून और न्यू मून, और नीप टाइड हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर मून एंड लास्ट क्वार्टर मून के टाइम पे आएगी। अब दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, एक स्प्रिंग टाइड और दूसरी जो अल्टर सक्सेसिव नीप टाइड जो होगी, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मेनली 7 टाइम कितना होता है, डिस्टेंस नहीं 7 डेज इंटरवल होता है। मतलब अगर एक स्प्रिंग टाइड आई तो उसके 7 दिन के बाद नीप टाइड आएगी, फिर उसके 7 दिन के बाद आपके पास स्प्रिंग टाइड मिलेगी, फिर उसके 7 दिन के बाद आपको नीप टाइड मिलेगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये था आपके पास स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। हाँ, और एक और बात याद रखना, ये
अगर बात पूछ ली जाए कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड जो है इनका मैग्नीट्यूड किस पे बेस्ड करता है, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेस्ड करता है ऑन द जो मून की पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एपोगी एंड पेरिगी। एपोगी मींस अवे, जैसे हमने बात करी थी ना सन की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी अर्थ की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सन, एपीहीलियन एंड पेरिहीलियन। यस सर। सेम वैसे ही मून की लोकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जिसको एपोगी एंड पेरिगी बोलते हैं। ए से अवे दैट मींस ये फारदेस्ट पोजीशन होती है, पेरिगी मींस ये पास दैट मींस नियरेस्ट पोजीशन होगी। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इसके नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा तो ये पढ़ लेना। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार, क्योंकि तुम्हें पता ही है इस बार सुनामीज वगैरह भी बहुत आई हैं। सुनामी बड़ा टॉपिक तो हो गया हमारा ना। सुनामी हुआ है कि नहीं हुआ है? साइक्लोन्स, साइक्लोन्स, हाँ जी साइक्लोन्स हो गया था। हाँ बस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, फिर इसके नोट्स तुम्हें भेजता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके।